बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज की अहम पर डिस्कशन करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की बात करें, पंजाब के अंदर निगरान सेटअप की बात करें और इमरान खान साहब के, चौधरी शुजात साहब ने भी शोकॉज नोटिस दिया। इन सब पर डिस्कशन करने से पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा लतीफ़ आफरीदी साहब का, ह्यूमन राइट्स चैम्पियन एंड साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। 6 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया उन्हें, और ही वाज अ वेरी फॉन्ड जेंटलमैन। और 1997 में गालिबन वो MNA भी रहे और NA 46 पर कबायली सीट थी उनकी, और वहाँ से MNA भी रहे ANP के साथ। उनकी उस टाइम पे ANP पार्टी में वो शामिल थे। मुलजिम पकड़ा गया है और मुलजिम ने एतराफ़ भी कर लिया, ज़ाहिर है रंगे हाथों पकड़ा गया है। आला कार भी पकड़ा गया, जो वेपन था वो भी पुलिस के कब्ज़े में है और मुलजिम भी पुलिस के कब्ज़े में है। लेकिन जो कुछ भी हुआ इंतहाई अफसोसनाक बात है, और इस पर वकला बरादरी ने भी 3 दिन के सोग का ऐलान किया है। इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होते रहते हैं, और इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं अभी तो ये डिस्कशन चल रही है। SSP साहब की भी कुछ स्टेटमेंट आई है कि शायद वो किसी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट भी था, और गालिबन जो चीज़ें भी थी। लेकिन इस सब पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, तज्ज़ियाकार हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी सरदार आज़म रशीद साहब, साबिक वफाकी और सूबाई वज़ीर हैं। आज़म साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। सर, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं हम। CM पंजाब के लिए निगरान सेटअप के लिए 3 नाम दिए गए चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से। ज़ाहिर है 3 मेन लोग, दोज़ हु हैव टू चूज़, उनमें गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब, और उनके साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और अपोजिशन लीडर हमज़ा शहबाज साहब। इन 3 लोगों ने ही चूज़ करना होता है कि कौन अगला निगरान सेटअप के लिए कौन चीफ़ मिनिस्टर होगा, क्या सूरत हाल होगी। 3 नाम दिए गए, सरदार अहमद नवाज़ सुखेरा नंबर 1, नंबर 2 नासिर महमूद खोसा एंड नंबर 3 मोहम्मद नसीर खान साहब। अब इन पर इत्तफाक जो किया जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि नासिर महमूद खोसा साहब जो है शायद ये म्यूचुअल कैंडिडेट हो जाएंगे अपोजिशन के भी और हुकूमत वक्त के भी। लेकिन नासिर महमूद खोसा साहब जो है उन्होंने माजरत कर ली है, और कहा यह जा रहा है कि नासिर साहब ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जिन लोगों ने मुझ पर एतमाद किया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन केयर टेकर सेटअप के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने माजरत कर ली है, और अब बाकी 2 नाम रह गए हैं, इन पर मुशावरत होगी। हमज़ा शहबाज साहब चूँकि ख़ुद अवेलेबल नहीं है, और उनकी तरफ से मुकर्रर किए गए हैं नुमाइंदे मलिक अहमद ख़ान साहब, और मलिक अहमद ख़ान साहब ने परवेज़ इलाही साहब से रब्ता भी किया है और निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत की है। अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे अब्दुल्ला मलिक साहब से। सर, हाउ डू यू सी इट सर, निगरान सेटअप की जो सूरत हाल चल रही है, और बलीगुर रहमान साहब ने अब फॉरवर्ड भी कर दिए हैं नाम हमज़ा साहब को, और उनकी तरफ से जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो मलिक अहमद ख़ान साहब हैं। सर, यकीनन ये एक आईनी तकाज़ा है कि जब असम्बली टूट जाए तो एक केयर टेकर सेटअप निगरान कैबिनेट बननी होती है, निगरान वज़ीर आला भी बनना होता है, और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन को बामी कंसेंसस के साथ एक नाम पर इत्तेफाक करना होता है। अगर वो नहीं होता तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास जाता है। तो गवर्नर साहब ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए परवेज़ इलाही साहब को लेटर लिखा था कि वो 3 नाम भेजें, और शायद उन्होंने 3 नाम भेज दिए हैं। जिस आपने कहा भी है, नासिर महमूद खान साहब का वफाकी वज़ीर है, हेल्थ के वज़ीर रहते, शरफ साहब की ईरा में उनका बड़ा अच्छा नाम है। अहमद नवाज सुखेरा साहब अगेन वेरी अपराइट ब्यूरोक्रेट हैं, और तीसरा नाम जो आपने कहा है वो भी नासिर महमूद खोसा साहब का, मोहम्मद नसीर खान साहब नहीं, एक नासिर महमूद खोसा साहब, वो तीसरा नाम नासिर महमूद खोसा साहब का था। नासिर महमूद खोसा साहब का नाम आपको याद होगा कि 2013 में भी आया था, उन्होंने उस वक्त भी माजरत कर दी थी। उनके अपने कोई वजूहात हैं, वो इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते। अब अगर अहमद खान साहब अपॉइंट हो गए हैं PFLN की तरफ से, हमज़ा साहब की जगह पर उन्होंने इख्तियारात दिए, तो अगर हो सकता है किसी एक नाम पे वो इत्तेफाक कर लें। अगर नहीं होता तो फिर ये मैटर इस इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा। किसी न किसी को तो होना है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन होने हैं। अब देखना ये है कि ये जो इलेक्शन होने हैं, क्या ये सिर्फ प्रोविंशियल असम्बलीज़ के होने हैं, या नेशनल असम्बली में भी अगर PTI के लोग इस्तीफ़े दे देते हैं फिर उसकी क्या पोजीशन होगी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन ये जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के 2 के अगर नाम आ रहे KPK पे और पंजाब का, क्या वो उसको सिर्फ मौजूदा मुद्दत के लिए करना चाहते हैं या वो 5 साल के लिए, क्योंकि इलेक्शन के जो एक्सपेंस है वो काफ़ी बिलियंस में है।
जैसे इलेक्शन कमीशन ने चंद हफ्ते पहले भी कहा था जी। और फिर दूसरी चौथी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो PMLN क्या फैसला करती है कि वो असम्बली को डिसॉल्व करेगी, या अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट कहते हैं जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो फिर वहाँ क्या सिचुएशन होगी। ये काफ़ी गंभीर सूरत हाल है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी तो वो असम्बलीज जो डिसॉल्व हो गई हैं उनमें जो आइनी चीज़ें हैं वो तय हो रही हैं, तो ज़ाहिर है सूबे चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर तो गवर्नमेंट नहीं होती, अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो सूबा गैर आइनी तरीके से चलाया जाता है। तो यकीनन इसी हफ्ते में सारी की सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और जो सिस्टम है वो आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन परेशानी की बात PMLN PDM के लिए ज़रूर होगी, इसलिए कि अगर इलेक्शन होते भी हैं तो आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसमें जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है वो इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोई वजीर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोई आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं दे सकते, प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो उन हालात में वो MNAs जिनके नीचे MPs इलेक्ट हुए थे और वो असेंबली का हिस्सा नहीं है तो वो उनकी कैंपेन कैसे रन करेंगे। से ख्वाजा साद रफीक साहब बड़े इफेक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं, अगर वो कैबिनेट से रिज़ाइन नहीं करते या वो एज MNA कहीं जाते हैं तो वो बाहर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ना वो नून लीग के लिए काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, नून लीग के लिए मुश्किल है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की मैं रातों की नींदें उड़ा दूंगा, और अब कुछ ऐसी हलचल इमरान खान साहब कुछ ऐसे सरप्राइजेस देना चाह रहे हैं जो शायद नून लीग के लिए मुश्किल होंगे। सरदार आज़म साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, ऑब्वियसली यू हैव बीन फेडरल मिनिस्टर है इन दिस कंट्री एंड यू नो अलॉट, आप सारे सिस्टम सेटअप को जानते हैं। अब आप जो सिचुएशन देख रहे हैं सर, व्हाट इज़ योर एनालिसिस ऑन दैट, कि किस तरह से ये क्या निगरान हुकूमत पंजाब की बनेगी या वफाकी इलेक्शंस की तरफ हम चले जाएंगे? हाउ डू यू सी इट सर? मेरा ख्याल है कि बिलाल अभी कुछ सिचुएशन लिक्विड सी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी फेडरल सेटअप है वो ये चाहेगा कि फेडरल गवर्नमेंट रहे और ये इलेक्शंस हों। ठीक है, एटलीस्ट उनके पास थोड़ा सा वो लीवरेज ज़रूर रहे कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और वो उस गवर्नमेंट की मशीनरी को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकें इन देयर फेवर। ठीक है। सो वन पॉइंट इज़ दिस कि वो चाहेंगे कि इसको थोड़ा लंबा कर दिया जाए एज़ फार एज़ द फेडरल सेटअप इज़ कंसर्न। जो इमरान खान साहब हैं उनकी कोशिश होगी और कोशिश है भी, वो यही है कि इसको किसी तरीके से जो इनके पास वो लीवरेज है फेडरल गवर्नमेंट वाला, वो लीवरेज भी इनसे निकाला जाए और ये एक प्लेइंग फील्ड में आ जाएं जिसमें ये समझें कि जी हम भी गवर्नमेंट उनकी भी ख़त्म हो गई और हमारी भी ख़त्म हो गई है दोनों सूबों में। सो वो ये चाहेंगे कि इस किस्म का कोई सेटअप ला के दिया जाए। ठीक है। जो इस्टेब्लिशमेंट है, तीसरा हिस्सा जो है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी मेरा ख्याल इसी सोच में है कि किसी तरीके से माइनस इमरान खान को जो है वो अगली गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया जाए, या अगर किसी ना किसी तरीके से अगर वो बन भी जाता है तो उसकी जो ओवरऑल वोटिंग कैपेसिटी है या आपकी सीट्स का जो वहाँ जो रेशो है वो इतना वीक हो सके कि ही शुड नॉट गेट 2/3 ऑफ द मेजॉरिटीज़। उसकी मिसाल आप सिंपल सी ये देख सकते हैं कि जो कराची में हुआ है। अब मैं हैरान कुन बात यह है कि कराची के अर्बन कराची में कैसे पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक सीट है और वो कैसे पूरी जो है वो वाइप ऑफ ही कर गई है दूसरी पार्टी। अभी तक मैं थोड़ा सा सरदार साहब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात में अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 77 सीट्स लेकर, और सेकंड पे जमात इस्लामी है विद 43 सीट्स, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 28 नशिस्तें जो हैं हासिल की हैं उन्होंने। MQM हकीकी की एक नशिस्त है, मुस्लिम लीग नून की 6 हैं, और 2 इंडिपेंडेंट और 2 JUIF यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है 2 सीटें उन्होंने भी हासिल की हैं। तो सर अब ये देखकर लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में बड़ा भरपूर काम कर रहे हैं, इसलिए ये सीटें इतनी मिल रही हैं उनको वहाँ पे। सर यही तो सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि अर्बन सिंध में जो है वो देयर आर 2 कंट्रीज आई वुड से। सिंध का मुझे कुछ पता भी है क्योंकि मैं भी वन ऑफ द जिम्मेदार भी हूँ वहाँ से। तो वहाँ का जो सेटअप है वो 2 मुल्क हैं। अर्बन कराची जिसको अर्बन सिंध कहते हैं वो एक मुख्तलिफ मुल्क है, और जिसको आप रूरल सिंध कहते हैं वो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ मुल्क है। ठीक है। तो दिस इज़ एस्टॉनिशिंग कि एक जो जिसको कराची में किसी किस्म की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो जो है वो इलेक्शंस जीत जाती है। और कोर इलेक्शंस आपको पता है क्योंकि हम भी इसी का हिस्सा हैं। इलेक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स ही होती है। एग्जैक्टली। क्योंकि आपके जो काउंसलर्स और चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स के होते हैं वही बेसिकली आपको MPA भी बनाते हैं, और MPA हज़रात जो हैं वो MNAs को बुलाते हैं। तो MNAs का इलेक्शन यूजुअली ये कंसिडर किया जाता है कि सबसे ईजीएस्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि आपके पास एक मौजूदा प्लेटफॉर्म होता है जिसने
अपने आप को जिताना होता है, और वो प्लेटफॉर्म प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी होता है जो MPs होते हैं और उसके जो विंग्स होते हैं, और उसके नीचे एक पूरा लोकल गवर्नमेंट का सेटअप होता है जिसके नीचे यूनियन काउंसिल के, एक्चुअली वोट तो आपको यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने ला के देना होता है, काउंसलर्स ने ला के देना होता है। ठीक है। MNA तो ऊपर बैठा तो वोट नहीं लेके आता ना जी, वो नीचे से सेटअप लेके आता है। तो ग्रास रूट लेवल पे जिसको कहा जाता है, वो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के इस इलेक्शन से ये जाहिर हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट सिटिंग होती है वो कितनी पावरफुल होती है। ठीक है। और वो पावरफुल होने के रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि वहाँ जो आपको मजहबी एलिमेंट है कराची में जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एक ज़माने में जो जमात इस्लामी आया करती थी, याद रखें बिलाल, ये उस वजह से आती थी कि इनका इल्हाक हो जाता था MQM के साथ। ठीक है। तो वो ये आपस में बांट लिया करते होते थे कि जो इस्लामिक वोट है, जो नज़रियाती वोट है इस्लामिक, तो वो इकट्ठा होकर हमें पड़ जाए। तो एक ज़माने में उनका जो मेयर होता था कराची का, वो भी रहे नेमतुल्लाह साहब जी बिल्कुल। तो उस ज़माने उसका कॉन्सेप्ट ये था कि हमें दोनों तरफ से सपोर्ट मिल जाए। जो एक तो उनकी वो जो सो कॉल्ड महाजर की सपोर्ट है, जो कि उन्होंने नारा लगा के वहाँ किया हुआ सारा सिलसिला बनाया हुआ है, अपना एक नया नारा शुरू किया। महाजर तो पंजाब में उससे ज़्यादा महाजर है, ये भी आपको बता देंगे। जब पार्टीशन हुई थी तो सबसे ज़्यादा महाजर जो थे वो पंजाब प्रोविंस में आके सेटल हुए थे, लेकिन वो ज़मींदार थे छोटे छोटे। ये जो वहाँ कराची की पॉपुलेशन थी, ये तो बहुत कम लोग गए थे, ये तो 30-35 लाख लोग गए थे। फिर कराची की पॉपुलेशन में जो ज़्यादातर लोग गए वो पूरे पाकिस्तान से गए, क्योंकि वो पोर्ट सिटी था। तो वो इसी वजह से वहाँ आप देखेंगे पश्तून्स बहुत हैं, पठान बहुत हैं, दूसरे भी प्रोविंसेस के लोग बहुत हैं। नेमतुल्लाह साहब का नाम जब आता है, ज़ाहिर है कराची में कहा जाता है कि शायद कराची को डेवलप करने में नेमतुल्लाह साहब का एक बड़ा रोल रहा है। अब्दुल्ला मलिक साहब, व्हाट डू यू थिंक कि नेमतुल्लाह साहब जो है कराची के अंदर क्या डेवलपमेंट, जो कराची को जो बनाया गया, डेवलप किया गया, पहले से इम्प्रूव किया गया कहा जाता है, तो नेमतुल्लाह साहब का बड़ा किरदार है। जमात इस्लामी के जो है वो अहम रुकन थे, तो आपको क्या लगता है सर, ऐसी ही सिचुएशन थी वहाँ पर? देखिए, जिस सरदार साहब ने कहा ये बात सही है कि MQM से पहले वहाँ पर जमात इस्लामी थी। ठीक है। MQM तो बाद में बनी थी, और जमात इस्लामी का अच्छा खासा होल्ड होता था, न सिर्फ होल्ड होता था बल्कि देवर इन पार, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में हम कहते हैं जमीयत थी, ऐसे ही कराची में MQM का बड़ा जोर था और बड़े वो ताकत में थे। इसी बिना पर जब इलेक्शन हुए तो नेमतुल्लाह साहब इलेक्ट, लेकिन नेमतुल्लाह साहब बजाते खुद एक अच्छे इंसान थे, शरीफ नफस इंसान थे, और उन्होंने सही मानों में जो लोकल गवर्नेंस का सिस्टम था न सिर्फ अडॉप्ट किया, बल्कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाए वो काफ़ी नोन थे, और आज भी नेमतुल्लाह साहब को उनके कामों की वजह से याद रखा। ये अच्छी बात है कि जब आप लोकल गवर्नेंस के सिस्टम को फ्लोरिश करते हैं, लोगों के काम करते हैं, एक नया सिस्टम डेवलप करते हैं, पूरे आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम होता है ये बड़ा नोन होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जमहूरी हुकूमतें हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बावजूद इलेक्शन होल्ड नहीं करवाए। अब इलेक्शन हुए तो अच्छी बात है, देखो ना किसको एज हुआ है। ये बड़ी सरप्राइजिंग ही बात है कि पीपल पार्टी ने कराची जैसे शहर में जहाँ MQM का गढ़ था, फिर जमात इस्लामी रही है, फिर रिसेंट इलेक्शन में PTI ने सीटें ली हैं, लेकिन लोकल हुकूमत में PTI के बाद से बहुत ज़्यादा तादाद में पीपल पार्टी के लोग जीत के आए हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चला है। तो ये अच्छी रवश है कि लोगों ने एक बड़ी पार्टी को, एक जो पार्टी है वफाकी पार्टी है, एक सूबे के वहाँ उनकी नुमाइंदगी उनको वोट दी हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ जो ट्रेंड आया है वो बड़ा हेल्दी है, पॉजिटिव, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर ये ट्रेंड तो 15 साल से हम बात देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी 15 साल से हुकूमत में है सूबा सिंध के ऊपर, और सैलाब की तबाहकारियाँ हों उसके आने से पहले जो सिंध के हालात थे, मतलब अगर सिंध विजिट किया जाए और देखा जाए, उस पर थोड़ी सी रिसर्च की जाए, तो आई थिंक द सिचुएशन इज मिजरेबल देयर। और पीपल्स पार्टी ने इतना कुछ करने के बावजूद भी, अगर आज भी आप समझते हैं कि लोग उनको वोट दे रहे हैं, शायद मैं इख्तिलाफ करूंगा इस बात से। इसमें कोई शक नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना, जिससे सरदार साहब ने कहा कि जो हुकूमत सिटिंग होती है, जी जाहिर है जो उनका सर थे वो तो मशीनरी 15 सालों से, और इससे सब होता पीपल पार्टी 2/3 अक्सरियत से सिंध में है, तो ज़्यादा जो हुकूमती मशीनरी होती है वो भी सपोर्ट कर रही होती है। उसके साथ साथ फिर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो तो कुछ शक नहीं बनाए हैं, लेकिन वो प्रॉपरली इसको एडवर्टाइज कर नहीं सके। ये एक लिबरल जमात है, इसलिए भी लोग वोट दे देते हैं क्लैश से बचने के लिए। ठीक है। तीसरी जो बड़ी अहम बात ये है वो ये है कि जो MQM ने जब बाइकआउट किया तो उनको नुकसान हुआ। जिस तरह आपको याद होगा कि 1985 में मुहतरमा बेर भुट्टो ने कहा कि मैंने इलेक्शन का बाइकआउट करके बड़ा हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है। सियासतदान को बाद में पता चलता है कि मेरे साथ क्या हाथ हो गया। इसी तरह जो MQM जैसे यहाँ पर नून लीग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि चौधरी परवेज इलाही साहब असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि इनके वोट पूरे नहीं हैं,
गवर्नर साहब ने भी अपना नोटिफिकेशन पर ड्रॉ कर लिया था और ये भी राजी हो गए थे कि ठीक है जी वो उनके 286 हो गए हैं। लेकिन जब प्रोफेसर अली ने असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी भेजी तब उन्हें पता हो ये तो हमारे साथ हैंड हो गया। इसी तरह एमक्यू भी ये कह रही थी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये ऑर्डिनेंस ले आएगी, ऑर्डिनेंस के बाद ये इलेक्शन रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एमक्यूएम को नुकसान हुआ। वो जो नुकसान हुआ है वो पीपल पार्टी का एज हो गया। तो ये सियासत में देखें टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। जब आप मिस करते हैं ट्रेन तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब सूबे की वो जमात जिसकी वहाँ नुमाइंदगी है, जो क्लेम भी करते हैं, वो धड़े इकट्ठे भी हो गए, तो पर काहे के लिए, पहलवान काहे के लिए, अखाड़े के लिए होता है। जब अखाड़े में नहीं जाना तो खाली पहलवानी का क्या फ़ायदा। ज़ाहिर है इकट्ठे तो हो गए और हमने देखा कि एमक्यूएम का इत्तेहाद दोबारा से हो गया। शायद पार्टी के लिए इन फ्यूचर बेहतर होगा, लेकिन दो तीन चीज़ें जो वहाँ ट्रैवल कर रही है ना, जो सरदार साहब ने जैसे इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया, तो देखिए अगर तो इस्टेब्लिशमेंट उनको इकट्ठा कर रही है फिर तो देखिए ना बड़ी मुश्किल से ये जिन बोतल में बांध हुआ था, अगर तो ये इकट्ठे हो के कराची की फ़िज़ा को ख़राब करते हैं, वैसी किलिंग होती है, वैसे भी टारगेट किलिंग होती है, पता हो रही होती है, फिर नेगेटिव चीज़ है। दूसरी अहम बात यह कि अगर इस सारे के पीछे इकट्ठा करने में इस्टेब्लिशमेंट है तो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को वो रोल अदा नहीं करना चाहिए। जो जनरल बाजवा ने अपनी लास्ट स्पीच में कहा कि हमें सियासत में हिस्सा लेने से नुकसान हुआ, तो इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रखना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ है इनका कहना तो यही है कि हम न्यूट्रल हैं, कोई नहीं कर रहे, लेकिन अगर इस किस्म की चीज़ें होती हैं, वो इकट्ठे होते हैं और आग और पानी मिलता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि देखते हैं कि जो कराची की या सिंध की सूरत हाल है वो किसको वो फिर। लेकिन ज़ाहिर है इस टाइम पे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का वापस ज्वाइन करना, फारूक सत्तार का आ जाना, क्योंकि अकेले रहकर इसी तरह होता है कि अकेले दे कैन नॉट बिकम अ बिग पावर। दोबारा से रीजॉइन होना ही बेहतर था। कामरान टिसोरी साहब ने मेरा ख्याल बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया और वो इस सारे मामले में पॉजिटिव रहे, बल्कि बानी एमक्यूएम के बारे में भी उनका बड़ा क्लियर स्टैंड है कि ही इज़ नॉट कमिंग बैक एट ऑल और नोबडी इज़ गोइंग टू वेलकम हिम। यहाँ पे पाकिस्तान में उन्हें वेलकम नहीं किया जाएगा, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने कह दिया। देखिए वो तो ऐसी ही है जैसे जब पीडीएम को हुकूमत मिली तो एस्टेब्लिशमेंट कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, ये तो एक कंडीशन थी। ऐसे ही जो उनको भी इकट्ठा करेंगे तो वो बानी पाकिस्तान का तो वैसे भी कोर्ट ने स्टे कर रखा है, वो भी वापस नहीं आएंगे। सुधा साहब मैं आपसे जानना पाऊंगा सर, जाहिर है जो इंतखाबात बल्दियाती में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से आपने बताया, आपको क्या लगता है सर पीपल्स पार्टी जो नशिस्तें ले गई है, जाहिर है एक लोकल गवर्नमेंट जब अपनी हो और सारी मशीनरी अपनी हो, सारी पावर्स अपने पास हो, पुलिस आपके कहने पर सारा अमल दरामद कर रही है और सिंध जैसे सूबे के अंदर, तो मेरा ख्याल है इट वाज इजी फॉर पीपल्स पार्टी टू मेक अ क्लीन स्वीप लाइक दैट सर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल बिलाल के कोई इतनी ज़्यादा क्लीन स्वीप आ सकेगी इन द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, लेकिन ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी इस दफ़ा जो अरेंजमेंट्स बन रहे हैं जी, उसमें डेफिनेटली सबसे बेनिफिशियल पार्टी अगर आप समझेंगे जो कमिंग इलेक्शंस है तो वो पीपल्स पार्टी होगी। ठीक है, पीपल्स पार्टी काफ लीग भी होगी सर। काफ लीग तो खैर छोटी, चौधरी शुजात साहब वहाँ से बार्गेनिंग कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब यहाँ से कर रहे हैं, तो काफ लीग का तो मेरा अपना ये ख्याल है कि मोस्ट प्रोबेबली ये मर्ज कर जाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि काफ लीग जो है वो देखें ना, वो तो एक फैमिली की जमात रह गई ना। काफ लीग जब बनाई थी, जाहिर है हमें सब लोगों को कहा गया था कि आप काफ लीग में आ जाएं। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब बाहर थे तो सब काफ लीग में आ गए थे, वो एक वक्त के लिए बनाई गई थी। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि इस कमिंग सेटअप में अभी देखा जाए कि ये क्या होगा। ठीक है, अभी मैं नहीं समझता कि ये जितनी स्मूथ सेलिंग आपको नज़र आ रही है, या एमक्यूएम का बायकॉट करना इलेक्शन सिर्फ उन्हीं की डिसीजन थी, क्योंकि एमक्यूएम की डिसीजंस भी किसी और जगह से ही आती हैं जैसे आपको पता है। ठीक है, तो उस वजह से अब मेरा ख्याल है अब देखा ये जाएगा कि क्या ये इलेक्शंस ही की तरफ जा रहे हैं, या ये जो इंटरिम सेटअप्स बनने हैं इन्होंने प्रोलॉन्ग कर लेना है, क्या होने वाला है। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट और दो एलिमेंट्स हैं। एक तो सबसे बड़ा एलिमेंट आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का है। ठीक है, कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो जान के क्रिएट की जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, और वो पाकिस्तान में ये नहीं कहा जाता कि एस्टेब्लिशमेंट ने खुद क्रिएट की है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स क्रिएट करती हैं। एग्जैक्टली, वो मजबूर कर देती हैं आपकी लोकल एस्टेब्लिशमेंट को कि वो अपना सारा फोकस एक जगह से उतार के दूसरी जगह पर ले आए। ठीक है, सो एक तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। दूसरा जो एलिमेंट, एक बहुत बड़ा क्लैश चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना, जो कि मैं बताता भी रहता हूँ, वो ये है कि अब जो माइनस इमरान खान वाला एलिमेंट जो है, जिसमें कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट
ये चाह रही है कि किसी तरीके से ये जो पॉपुलर लीडर है ये पॉपुलर ना रहे, क्योंकि हमेशा से जब से ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी शुरू हुई है तो उनका हमेशा से क्लैश रहा है। जो आपकी कोर एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो बिलीव करती है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को फ़रोग देने के लिए, कैपिटलिज्म को फ़रोग देने के लिए, तो वो जो भी पॉपुलर लीडर जिस मुल्क में भी बनेगा तो फिर उसका ग्राफ उन्होंने हर हालत में नीचे लेके आना होता है, सो दैट ये ना हो जाए कि वो डिक्टेटिंग टर्म्स पे आ जाए। अब ये जो पूरा हमारा सेटअप है ये सिर्फ इमरान खान वर्सेस पूरी गवर्नमेंट लग गई है कि वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी सेटअप में, किसी भी नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग में, किसी भी गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान माइनस होना चाहिए। ठीक है। और वो जो सिस्टम है वो बड़ा हमारे लिए, मेरा ये ख्याल है कि ख़तरनाक सिस्टम है, क्योंकि जो अब आजकल जो ट्रेंड चल गया है वो वोट बैंक जो है मेरे नज़दीक, जो मेरा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी सर्वे है वो ये है कि तकरीबन 75% लोग जो हैं वो टिल्ट कर गए हैं टुवर्ड्स तरीके इंसाफ। अब वो जो इतना बड़ा वोट बैंक जो डेवलप हो गया है लोगों का, उसको कैसे आपने ख़त्म करना है? जाहिर है। अब मैं आपको इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी बताऊं तो वो कह रहे हैं कि नून लीग के काफ़ी सारे MNAs हमारे साथ राब्ते में हैं एंड दे वांट टू जॉइन अस। कह ये रहे हैं इमरान खान साहब कि इनका पहले टेस्ट होगा फिर इन्हें शामिल किया जाएगा। ये सब खैर बिलाल ये बातें होती हैं, मसला इतना सा है कि इनके MNAs को भी तो MPs को तोड़ने में पूरा हाथ किया गया। जी बिल्कुल। और इसमें हमारी सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट और हमारा ये रीजनल ऑफिस पंजाब का यूज़ किया गया कि किसी तरीके से आप MPs जो हैं वो 26 के करीब या 15 के करीब इन एनी केस हमें ला के दें। और यहाँ तक भी बात होती रही कि जो यहाँ के चीफ हैं उनको ये कहा गया कि तुम्हारी नौकरी जो है वो भी इस बेसिस पे तुम्हें दी जाएगी, अदरवाइज तुम रिजाइन कर दो अगर ये 15 MPs जो हैं ये आपने तोड़ने, हर हालत में हमें तोड़ के जो है वो दूसरे पल्ले में डाले जाए। ठीक है। सो वो क्यों नहीं आ सके? वो इस वजह से सिर्फ नहीं आए, उन्होंने चले जाना था। ठीक है। इस वजह से नहीं आए कि उनको फ्यूचर नजर नहीं आया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के। बेसिकली ये प्रॉब्लम कहा जा रहा है, मतलब फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, इमरान खान साहब ने भी कहा कि 1.25 अरब की ऑफर भी 5 लोगों को मैं वही बता रहा हूँ, बहुत सारी उसमें बेताजा ऑफर्स हुई, उसमें टू द हाईएस्ट लेवल हुई, मुझे भी पता है। उसमें मसला इतना सा आ गया, उन्होंने कहा जी फिर हमारा फ्यूचर खत्म हो जाता है। ठीक है। हम किसी तरीके से हमारा फ्यूचर खत्म करना चाहते हैं इस अपने छोटी सी चीज़ के लिए, इतना बड़ा हम अपना फ्यूचर करें तो इसके लिए हमें माजरत करें, तो हम इस वक्त हम छोड़ नहीं सकते। अदरवाइज इट वाज ऑल डिसाइडेड कि ये 15-16 MPs ला के वो इन एनी केस अदम एतमाद भी करवाएंगे और इस गवर्नमेंट को भी ले लेंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, ज़ाहिर है आपने देखा कि इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स चल रही हैं और जिस तरह से अब कहा यह जा रहा है कि शायद आज इलेक्शन कमीशन ने भी जो है रुकनीत मुअत्तल की और 128 अरकान और 21 के करीब जो है वो सेनेट मेंबर्स की भी उन्होंने रुकनीत मुअत्तल कर दी। अब सिचुएशन ऐसे लग रही है कि जिस तरह शायद आम इंतखाबात की तरफ जो PTI की कोशिश है, किसी भी तरह आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। सर, डू यू सी दैट दे कैन अचीव द टारगेट? देखिए, पहली बात तो यह कि इलेक्शन कमीशन तो उन मेंबरान की बदल करता है जो अपने इलेक्शन गोशवारे जमा नहीं करवाता। वो एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग करवा देते हैं और वो उनके वो रिस्टोर हो जाते हैं। अगर सपोज वो करवाएं ना तो फिर क्या होगा? फिर देखिए तमाम सीट्स पे इलेक्शंस होंगे दोबारा। वो नहीं करवाते, अच्छा, तो उनको वोट डालने का हक नहीं रहता। मसलन अभी प्रेसिडेंट कहते हैं कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को, ज़ाहिर स्पीकर शेड्यूल इशू करेगा जी और एक टाइम देगा उनको। अगर वो उस दिन वो पार्टिसिपेट नहीं करते, नहीं जमा कराते, तो उनका वोट काउंट नहीं होगा, ठीक है, लीगली काउंट नहीं होगा। और उनके पास एक जवाब भी हो सकता है कि जी क्योंकि हमारे गोशवारे नहीं जमा हुए लिहाजा हमने वोट नहीं डाला, वो इधर उधर भी हो सकते हैं। तो वो ज़ाहिर है वो तो प्रेसिडेंट कहेगा तो प्राइम मिनिस्टर को वोट लेना है, वो अपोजिशन को साबित नहीं करना। क्योंकि ज़ाहिर अब्दुल्ला साहब बातें भी यही चल रही हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि शायद वो आरिफ अलवी साहब को कहेंगे कि वो एतमाद के वोट का कहा जाए शहबाज शरीफ साहब को। तो आपको लगता है कि ज़ाहिर है इल्ज़ाम लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर और कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इज़ कम्प्लीटली ओबेइंग द गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, एंड आपको लगता है कि सर क्या इसी सिचुएशन के अंदर इन लोगों की रुकनीत मुअत्तल की गई है? जैसे पंजाब वाली सिचुएशन हो सकती है कि जैसे नून लीग को ये नहीं था कि परवेज़ साहब वोट कर देगा, ऐसे ही MQM में भी शो कर रही है कि हम नाराज नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आएगी तो MQM अपने पत्ते जरूर शो करेगी। उनका ग्रीवियस है क्योंकि उनको यकीन दिलाया गया था कि इलेक्शन नहीं होंगे। जैसे आज मुस्तफा कमाल ने भी कहा है कि अगर 1 महीने के लिए इलेक्शन डिले हो जाते तो क्या था, कराची जीत जाता अगर हम हार भी जाते। देखिए, इमरान खान साहब को एक एज ज़रूर हासिल है कि इमरान खान साहब ने जो कमिटमेंट की थी कि
कि हम पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करेंगे, तो उन्होंने वो कमिटमेंट पूरी की है, क्योंकि उनका जो इस वक्त एजेंडा है वो बिक रहा है। गो के इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, मतलब पंजाब में जो हेल्थ कार्ड है उस पर फोकस नहीं कर रहे, वो जो अपोनेंट है उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो उसको टारगेट कर रहे हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो मौजूदा सिचुएशन है मैशत की, वो मौजूदा रजीम की वजह से, लिहाजा वो जो बयानी है वो खुल के बिक रहा है। फिर ये कि वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे इक़्तिदार का होता तो हम अपनी ही 2 असम्बलियाँ क्यों डिज़ोल्व करते, तो जो 2 हुकूमतें ख़त्म करते। तो इससे लग रहा है कि इमरान खान साहब के दिल में कोई चीज़ ऐसी है जो बड़े पॉजिटिव माइंडेड हैं, और जो उन्होंने पंजाब में बैठ कर जो पॉलिटिक्स की है यकीन जानिए वो उनके हद तक काफ़ी बेहतर रही है। और फिर पंजाब में जो पॉलिटिक्स का आपको पता है कि जोड़ तोड़ होता है, वो पूरे मुल्क की जो सियासत है उस पर उसका असर ज़रूर पड़ता है। जो पंजाब है वो ताकत का महवर और मंबा है, और इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल है कि अच्छे पत्ते खेले हैं, और उनको काफ़ी चीज़ों का तदारक भी, वो अपनी गलतियों से भी सबक सीखा है। यकीनन वो जब नया मैनिफेस्टो देंगे तो उस पर भी बात करेंगे, और टिकटों की जो तकसीम होगी वो पहले से बेहतर होगी। दावे और मतलब ज़ाहिर है सियासतदानों की तरफ से दावे तो हमेशा चलते रहते हैं, बातें हमेशा की जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस टाइम अवाम जो चीज़ें फेस कर रही है, द इकॉनमी, महंगाई का भरपूर जो है वो यानी हुकूमत की तरफ से एक बॉम्ब गिराया जा रहा है, और दिन ब दिन ये महंगाई बढ़ती जा रही है, किसी तरह भी इसमें कमी होती हमें नज़र नहीं आ रही। तो शायद ये एक रीज़न है कि अवाम इमरान खान का साथ देना चाहते हैं कि इमरान खान के दौर के अंदर इतनी महंगाई नहीं थी, और इन लोगों ने कहा था कि हमारी तजर्बाकार टीम है, बड़े हमारे पास एक्सपीरियंस लोग हैं, ये आएंगे तो आपके लिए सिचुएशन को मज़ीद बेहतर करेंगे और हालात को ठीक करेंगे। लेकिन हुआ क्या, उससे भी 3 गुना बढ़ गई महंगाई, और सब चीज़ें जो हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी, मतलब हम सोच सकते हैं कि एक बेचारा दिहाड़ी कमाने वाला शख्स किस तरह से गुजारा करता होगा अपना, हालात बहुत मुश्किल हैं उसके लिए। सरदार साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर, हाउ डू यू सी? जी अब्दुल्ला साहब, देखिए जिस वक्त जो पाकिस्तान की 60% यूथ है ना, वो खान साहब के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो ये समझते हैं कि जो 60% इज़ अ बिग नंबर सर, और ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें ये जो साबका हुक्मरान थे ये इन्वॉल्व रहे हैं। लोग देखें ना, सोशल मीडिया का दौर है, ये यकीन सही बात है। दूसरी बात यह है कि देखें इमरान खान से जब बाहर निकले तो ये कहा यह जा रहा था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, वो बाहर निकले, जैसे कहते हैं कुब्बे को लत पड़ी तो उसको ठीक हो गया, तो उनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ी है। तीसरी अहम बात यह है कि लोगों ने पीडीएम को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया, और ये बहुत सबसे बड़ी चेंज है। और ये जो चेंज वाली बात है, ये जो नुक्ता नज़र वाली बात है, ये पीडीएम के गले पड़ गई है, और ये जो अभी पड़ी हुई है, मतलब अब इलेक्शन होते हैं जैसे सरदार साहब ने कहा, तो इमरान खान साहब को एज ज़रूर हासिल है, उनकी पॉपुलैरिटी स्टिल मेंटेन है। बिल्कुल ठीक होगा सरदार साहब जी। बिलाल, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्या ये इलेक्शंस प्रायोरिटी है नंबर 1 हमारी, ठीक है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही हैं कि जी इलेक्शन नया अगर हो जाता है तो ये सारी मुसीबतों की सलूशन है, अब इसकी तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये तो नॉर्मल जो गुफ्तगू होती है सारा दिन ही लोग करते हैं, ठीक है। क्या अब आप समझते हैं, जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि क्या पॉलिटिकल नया सेटअप आके जी इस पाकिस्तान को बेहतर तरीके से चला सकेगा? ठीक है। दूसरा जो है, पाकिस्तान का जो मेजर प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है, बिल्कुल, और ये कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं है, ये पूरी दुनिया का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट रिसेशन, ये सिस्टम है, इसको लोग नहीं समझते। ये जो कैपिटलिज्म है इसमें तरक्की नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ चंद मुल्कों की या चंद लोगों की तरक्की होगी। जो बड़े ममालिक हैं वो उसी तरह छोटे ममालिक को खा जाएंगे, जो बड़े ग्रुप्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो छोटी कंपनियों को खा जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है इसका क्या तोड़ है? क्या कोई नई गवर्नमेंट आके, मेरा ये ख्याल है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर फॉर एग्जांपल चलें हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, हम समझते हैं कि जी इमरान खान साहब आ जाएंगे, ठीक है, इमरान खान साहब आके क्या इस सिस्टम से निकाल सकेंगे? मैं बड़ा डाउटफुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम वेरी डाउटफुल, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है बाहर बड़ा अर्सा मैंने काम किया है, बाहर रहा हूँ दुनिया में, मैंने देखा है पावर कॉरिडोर्स में और वहाँ क्या प्रायोरिटीज़ है। पाकिस्तान एक दुनिया के उस खित्ते में मौजूद है जो कि खित्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके चारों तरफ जो है सारी सुपर पावर्स हैं, आप दरमियान में बैठे हुए हैं। अगर आप जिसके पास भी जाएंगे उसी ने अगली दुनिया में सुपर पावर बन जाना है, आप इतने इम्पोर्टेंट हैं। तो उस वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है
इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम की। वो गवर्नेंस सिस्टम जो है वो इस किस्म का है कि उसके पास एक ही पूरी दुनिया में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बनाया हो, जिसको कहते हैं ना सही जो कोर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे फेडरल रिजर्व बैंक जिसको कहते हैं, फेडरल रिजर्व बैंक क्या है, वो 2 आदमियों का प्राइवेट बैंक है जी। अब जो यूएस डॉलर है वो यूएस डॉलर गवर्नमेंट उनसे कर्जा लेती है, वो उतनी करेंसी भी नहीं है, वो यहूदियों की करेंसी। सो इस वजह से हमें ये देखना है कि क्या नया सेटअप आके पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकेगा। जब आपके पास पैसे ही नहीं है, और पैसे, मज़े की बात यह है, बड़े सोच की बात है कि पैसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद छापना होता है। ठीक है, जाहिर है रुपया तो स्टेट बैंक की छापती, तो अपने हाथ में स्टेट बैंक के। अब वो छाप के वो पैसा, जब गवर्नमेंट कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो समझना चाहिए कि वो कौन सा सिस्टम है कि हुकूमत के पास पैसा भी अपना है और वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल सही। दैट मीन्स कि कोई वो सिस्टम ऐसा है, इकोनॉमिक सिस्टम जो स्टेट बैंक और दूसरे प्राइवेट बैंक्स के दरमियान में चल रहा है, कि वो सारा पैसा जो है वो यूटिलाइज हो जाता है कहीं ना कहीं, जो कि गवर्नमेंट के हाथ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये वो सिस्टम है जिसकी बुनियाद जो है वो हमें सोचनी है कि क्या वो पैसा या इकोनॉमिक सिस्टम नई गवर्नमेंट के पास वो एजेंडा है, क्या क्या नई गवर्नमेंट के पास वो ब्रेन है। सियासतदान के पास वो ब्रेन नहीं होता, वो टेक्नोक्रेट नहीं होता। सियासतदान कैन बी अ वेरी पॉपुलर लीडर, उसको लोग चाहते हैं, वो एक अलग चाहने की बात है। ठीक है, लेकिन उसके सिस्टम ऑफ, फॉर एग्जांपल आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो एक जिम्मेदार है, क्या जब आप बीमार होंगे तो उसके पास जाएंगे? आप तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑब्वियसली। आप तो कहेंगे जी मुझे तो टेक्नोक्रेट चाहिए जिसके पास मैंने जाना है। तो सर, डू यू थिंक कि टेक्नोक्रेट सेटअप इज द सॉल्यूशन राइट नाउ? मेरा अपना ख्याल है कि अगर टेक्नोक्रेट सेटअप अमेरिका का बनाया हुआ या बरतानिया का बनाया हुआ ना है पाकिस्तान में, जो कि एस्टैब्लिशमेंट इंपोर्ट कर लेती है, तो हमारे पास लोकल टैलेंट बहुत अच्छा मौजूद है, वो बहुत अच्छे तरीके से ये सिस्टम चला सकता है। सर, लेकिन किसी का इंपोर्ट किया हुआ ना है, आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज अ पॉइंट ना जी, कि ये एक ऐसी सोच डेवलप हो जाए कि हमें होम ग्राउंड सॉल्यूशंस चाहिए, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो वेस्ट पे बिलोंग करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या चीज़ है, वो वेस्ट का है। पेमेंट्स आपने किस में करनी है, यूएस डॉलर अकाउंट्स में करनी है। आपने प्रोडक्ट्स कौन से लेने हैं, वो यूएस डॉलर्स में लेने। सो वो इंटरलिंक्ड है पूरी दुनिया उस करेंसी के साथ और उस इकोनॉमिक सिस्टम, और आई थिंक पूरी दुनिया को कैप्चर करने के लिए सिस्टम बनाया गया है। इसी वजह से कैप्चर किया हुआ है। अब आप देखें ना, और आपको कैसे कैप्चर करेंगे? अगर मैंने बिलाल साहब को कैप्चर करना है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए इनकी इंफॉर्मेशन, मुझे सिर्फ इनका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो मैं अपने हाथ में करूं, खुद ही मजबूर हो जाऊंगा। आप खुद ही मजबूर हो जाएंगे कि जनाब मैं जो आप कहते हैं मैं मानता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब के लिए, और जो प्रेजेंट सेटअप लेके आ रहे हैं, जो लेके आएंगे, जो आ जाता है, वो क्या केपेबल है। सो अगर ये, मेरा ख्याल है जो बेस्ट सोल्यूशन मेरी तरफ से, मैंने अपना न्यूज़पेपर्स में भी लिखता रहता हूँ, ठीक है, वो ये दिया कि ये 4, 5, 6 मिनिस्ट्रीज जो हैं ये टेक्नोक्रेट्स के लिए मुख्तस कर दी जाए। ठीक है, और जो है परमानेंटली इसमें ना, इसमें जो एक पॉलिसी बन जाए वो 10, 15, 20 साल पे चलने दें उसको। ठीक है, इसको वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी। टेक्नोक्रेट्स में से अगर सपोज ब्यूरोक्रेसी में से बंदे पिक किए जाए, वो गलत है, वो गलत है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में हम ये नहीं कह सकते। आज अगर हम केयरटेकर सेटअप की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये रियलाइज होना चाहिए। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेट, जो टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन है वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेट है वही टेक्नोक्रेट है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट इज नेवर अ टेक्नोक्रेट। देखिए, एक बंदा एमए इस्लामियात करता है, वो दूसरी तरीके से आके वो सीएसएस कर लेता है। ठीक है, अब उसने उसकी सारी एक्सपर्टीज जो है वो एमए इस्लामियात में है, उसको आप उठा के सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट लगा देते हैं। जब आप उसको साइड लगा देते हैं कि जी ऑयल एंड गैस, उसको ऑयल एंड गैस के स्पेलिंग ही आते होंगे, उसके अलावा उसको क्या पता कि ऑयल एंड गैस। सर, वैसे मैं एक बात करूं, अगर हम सेनेट की बात करें, व्हाट इज द सेनेट? I mean, सेनेट के अंदर द मेंबर्स who have to be chosen in the Senate, वो शायद मेरा ख्याल है कि they should be above beyond level, यानी आम लोगों से बहुत बेहतर होने चाहिए हैं। और वो सेनेटर वो लोग होने चाहिए जो शायद आपके सिस्टम को बेहतर कर सकें। हमारे यहाँ पे तो सेनेटर्स मेरा ख्याल मोस्ट ऑफ देम हमें सियासतदान ही नजर आ रहे हैं। वो जो सेटअप है ना, याद रखें
ये सारा सेटअप जो है ये आपकी जो कोर इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो डिसाइड करती हैं कि क्या होना है। सेनेट्स का मतलब जो है वो मिक्स्ड है पूरी दुनिया में, लेकिन वो मिक्स है उस दुनिया में कि जहाँ सो कॉल्ड आपकी ये डेमोक्रेसी चल रही, जहाँ दोनों पार्टीज ही एस्टेब्लिशमेंट की होती हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने एजेंडा अचीव करना होता है, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल अगर चलें, हम आइडियल डेमोक्रेसी चलें ले लेते हैं अमेरिका को। अब अमेरिका में लोगों को शायद नहीं पता कि उनको जो चलाती है वो टेक्नोक्रेट सेटअप चलाती जी, बिल्कुल ऐसी है। उनकी एक स्पेशल सर्विसेज है जो उन्होंने छुपा के रखी हुई हैं, जिसको कहते हैं सुपीरियर एग्जीक्यूटिव सर्विसेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जी। उसमें वो दुनिया जहान के टेक्नोक्रेट्स लेते हैं, वो टेक्नोक्रेट्स मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स, मोस्ट ब्रिलियंट, और वो आप हैरान होंगे कि उसमें कोई 90% जो है वो सब एक्सपेट्रिएट्स हैं। एग्जैक्टली उसमें इंडियंस होंगे, उसमें आपके अरब्स होंगे, उसमें आपके जो बैंक्स के चीफ्स हैं वो, फॉर एग्जांपल ये पहले जो पेप्सिको का चीफ था वो मुसलमान था, नसीम थे, वो कराची के रहने वाले। मैरिल लिंच का जो चीफ था वो हमारा कजिन था, वो वहाँ से नदीम निसा। तो ये सारे जो लोग थे ये कहाँ से आए? ये वहीं जो पढ़े बच्चे, उन्होंने वो सिस्टम देखा, मेहनती थे, अंग्रेज मेहनत नहीं करता, पढ़ता नहीं है, वो हमेशा सारा दिन क्लब्स और उस चक्कर में रहता है। ये बच्चे मेहनत करते हुए इन्होंने अपने कैरियर्स बनाए, और ये कैरियर्स बना के उन्हीं के लिए काम किया इन्होंने जो कि हमारे खिलाफ था, जो उनके पेरेंट मुल्क के खिलाफ था। ठीक है। सो इस वजह से पाकिस्तान में एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है। मैं पहले भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कोर एस्टेब्लिशमेंट से कि लेट्स govern Pakistan according to the needs and wants of the people of Pakistan. So needs and wants of the people of Pakistan determines that bureaucrats are not the technocrats. ठीक है. Technocrats are technocrats. Bureaucrats is somebody who has to rule the country being a civil servant. ठीक है ना जी। उसको अब वो ये कहते हैं कि क्या आप वो हम उसको ब्यूरोक्रेट को ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, उसके नीचे टेक्नोक्रेट्स रख लेते हैं। सर यही तो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। Who is going to pick the technocrat? अब जब पिकिंग की बात आएगी तो फिर मेरा ख्याल है कि दोबारा से अपने ही लोगों को मेरिट हटाकर उनको टेक्नोक्रेट साबित कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट बिलाल कर, देखिए मेरी बात सुनिए, जब एस्टेब्लिशमेंट आपके टेलीफोन तक जो है ना वो टेप कर सकती है, आपकी मूवीज बना सकती है, आपके कहीं यूनियन काउंसिल तक वो पेनिट्रेट किया हुआ, और इसी तरह दुनिया में होता है। ये नहीं कि पाकिस्तान में हो। तो क्या आपको ये नहीं है कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारे लिए को 22 बंदे ढूंढ ले? जब 48 आपको बंदे चाहिए जो कि टेक्नोक्रेट से, मुझे ये बताएं माइंड एस्टेब्लिशमेंट का मकसद हमारा जो है ना, इट इज एक्चुअली म्यूचुअल जो है, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। एस्टेब्लिशमेंट को देखें, मैं एस्टेब्लिशमेंट की कोर की बात कर रहा हूं। एस्टेब्लिशमेंट लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि सिर्फ हम फौज को लेके बैठ जाते हैं। नहीं, फौज इज वन पार्ट, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, इज ओनली अ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में बिजनेसमैन है, उसमें जिम्मेदार है, उसमें बाहर के बहुत सारे लोग हैं, उसमें आपके ब्यूरोक्रेट है। इट्स अ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सो ये सारा एक एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा होता है। इसी तरह तो नहीं मुल्क चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। मसला इतना सा है कि वही तो डिसाइड करे कि कैसे मुल्क चलाना है। अगर आप समझते हैं कि जी डेमोक्रेसी के थ्रू आपने चलाना है, तो आप क्या आप डेमोक्रेसी के थ्रू इमरान खान ने चलाया था, चला उनसे मुल्क? ठीक है। ये तो निकालने के बाद एक डिवाइन पावर है, उनको आ गई और पॉपुलर बन गए। ठीक है। अदरवाइज उनकी पॉपुलैरिटी तो जीरो पे चली गई थी जब निकाला गया। जी बिल्कुल। तो इस वजह से ये समझना चाहिए कि अगर फिर बुज़दार साहब नहीं आना है हमारे पास और फिर गवर्न करना है सबसे बड़े प्रोविंस को एक ऐसे आदमी ने जिसमें फॉर गॉड सेक आप शायद अपना मुलाजिम भी ना रखना चाहें, तो इस वजह से ये सिस्टम जो है बिलाल, ये बिल्कुल गलत सिस्टम है। ठीक है। इस सिस्टम के तहत पाकिस्तान ने देख लिए 75 ईयर्स क्या हुआ पाकिस्तान के साथ। ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये सिस्टम अगर इमरान खान साहब को कहा जाए कि यस इफ़ यू आर अ पॉपुलर लीडर, और आपको ये डायरेक्शन दी जाए, ठीक है, कि आपने कैसे कैसे महकमे चलाने हैं, देयर इज़ नो वे कि आप एक सियासतदान जो फॉर एग्जांपल पिपला से इलेक्ट हुआ, मियाँ वाली से इलेक्ट हुआ, वो आप समझते हैं कि वो टेक्नोक्रेट भी होगा? वो तो नहीं होगा। और उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ यही होगी कि मैं नेक्स्ट इलेक्शंस में कैसे जीतूं। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ओरिएंटेड रहना है, मैंने पाकिस्तान ओरिएंटेड नहीं रहना। जाहिर है शायद नेशनलिज्म को, नेशनलिज्म की उसके लिए नेशनल एग्जैक्टली उसके लिए नेशनलिज्म इज हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ से उसने री इलेक्ट होके आना है। सो ये उसकी जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो शॉर्ट टर्म होंगी। अब्दुल्ला मलिक साहब, सर आई विल कम टू यू।
देखिए जो सरदार साहब बात कर रहे हैं वो एक आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन जब ये हमारा जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टेक्नोक्रेट वाली हुकूमत का कोई ऐसा कंसेप्ट है नहीं। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि ये केयर टेकर सेटअप है, इसमें तो आ सकते हैं और कोशिश भी यही होती है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला जाए तो फिर आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। उसके लिए एक जो असम्बली है उसे एक वोट लेके आना पड़ेगा कि हमने आके ये इस्लाहात करनी है। जैसे इमरान खान साहब भी कह देते हैं कि जी ये सिस्टम फेल है तो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सदारती निज़ाम की बात करते रहे इमरान खान साहब। वो एक मिनट, वो ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आप जहाँ से ये डिबेट शुरू हुई थी वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखना ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे थिंक टैंक है, वो क्या सोचते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, जिस किस्म की वेव से हम गुजर रहे हैं माशी हवाले से, या बाकी जो चीज़ें, क्या उनका जो सलूशन है वो इलेक्शन में पिना है? क्या इलेक्शन करवा देने से वो मसाइल हल हो जाएंगे? तो इसका जवाब तो नेगेटिव है। या आप एक पॉपुलर वेव चल रही है कि जी इनको हटाया जाए, तो इनको अगर हम कहते हैं ये चोर है, डकैत हैं, इनको हटा के फिर आप किसको लाएंगे? इलेक्शन होंगे तो फिर यही लोग आ जाएंगे। तो इसका मकसद ये है कि जो नई हुकूमत आए वो कोई एक एजेंडा लेके आए, उसको पूरी सपोर्ट हासिल हो। मसलन अभी एक डिबेट होनी चाहिए तो जो नहीं हुई, उस हुकूमत से भी गलती हुई कि वो अपोजिशन को टेबल पर लाने में नाकाम रही है। टेबल पर अगर ले आते, जो हमारे की इश्यूज हैं उस पर बात हो सकती थी, इलेक्शन रिफॉर्म पे बात हो सकती थी, जो हमारा लीगल सिस्टम उस पर बात हो सकती थी, जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस उस पर बात हो सकती थी। देखिए इमरान खान साहब ने हमेशा एक ही डिमांड की, उन्होंने कहा मुझे इलेक्शंस की डेट दो, मैं बैठने को भी तैयार हूँ। अब इलेक्शंस की डेट पर वो इमरान खान साहब ने देखा ना एक ईरा गुजारा है, देखिए उसके अलावा ये 71 साल है ना। देखें अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क ने आगे ग्रो करना है, तरक्की करनी है, तो वो जो 75 सालों में जो कुछ हुआ है, जिन्होंने किया है, अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो फिर इलेक्शन होने को कोई फायदा नहीं है। सियासतदानों ने किया है ना, यही तो स्विच हो रहे हैं, रोल ओवर चल रहा है। इसलिए इनके पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं, सच्ची बात है, नहीं है। मसलन जैसे सरदार साहब भी कह रहे थे, तो पूरी दुनिया में जो रिसर्चर होते हैं वो उनके मेंबरान के पार्लियामेंट, जो अमेरिकन के सेनेटर हैं, उनके साथ थिंक टैंक्स होते हैं, वो 600 लोग होते हैं, बाकायदा वो पॉलिसी बना के देते हैं। ऐसे जैसे सियासतदान जो होता है वो ठीक है एक प्रोसेस के जरिए इलेक्ट होकर आता है, लेकिन वो टेक्नोक्रेट नहीं होता, वो कोई चीज़ों को, वो इंजीनियर नहीं होता, वो कोई मारे नफ्सियात नहीं होता, वो कोई माया, वो जो नहीं सर, इस मुल्क में बड़े बड़े जाहिल सियासतदान मैंने आए हैं। तो इसलिए देखें ना, जो की इश्यूज हैं, की इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासतदान अक्रॉस दी बोर्ड टेबल पर बैठे, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो, अदलिया भी शामिल हो, एग्जेक्टिव भी शामिल हो, हमारी सियासी लीडरशिप भी शामिल हो, फिर कोई सोल्यूशन निकालें, फिर इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो क्या होगा? मसलन अगर इमरान खान से पहले 186 हैं, तो जब 10 कम हो जाएंगे या 10 ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? मलिक साहब, आई हैव टू रैप अप द शो। सरदार साहब, योर लास्ट पॉइंट सर। बस इसको आप इस तरह रैप अप करें बिलाल जी कि जो प्रेजेंट पार्लिमानी सिस्टम है, ठीक है, उसमें हमने कैसे चेंजेस ला के उसको बेहतर करना है, और उसके लिए बेस्ट माई सजेशन, ये आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं मैं हमेशा स्ट्रेस कर रहा होता हूँ कि हम गुफ्तगू जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ दिया करें। ये सारा दिन बैठा के हमारे जैसे लोगों सारे दिन को दिखा के सुना के बातें जो है वो हम फारिग हो जाते हैं। इसका कोई सोल्यूशन, उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि आप इस सिस्टम को रखें। अगर आपने समझते हैं कि दुनिया में आपने रहना है और ये सिस्टम दिखाना है, इसमें चेंजेस कर लें। इसमें चेंजेस क्या है कि आपके जितने मिनिस्टर्स होंगे वो टेक्नोक्रेट्स हो जाएंगे, ठीक है, और इसके साथ जो है आप एक जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी है, उसमें आप एक अमेंडमेंट्स ले आए, ठीक है। तो बाकी आप रहें एमएनए, आप झंडे लगवा लें, मकसद झंडा जो है एमएनए को इजाजत दे दी जाए, मिनिस्टर को इजाजत ना दी जाए कि लगा ले। वो कोई ऐसी छोटी छोटी कॉस्मेटिक्स चीजें इसका मैटर नहीं करती, ठीक है। मेन चीज है कि आपको डेमोक्रेसी वो रखनी है जो पाकिस्तान को सूट करती है। पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है ये डिलीवर नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली, और इसकी मेजर वजह यही रही कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो नहायत वीक रहा, और उसकी वजह भी यही है कि आपका वीक रहने का वजह आपकी सो कॉल्ड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि इस खित्ते में बहुत ज़रूरी थी, और इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिएशन भी हुई थी। उसके लिए उसके पास सब कुछ रिसोर्सेज दिए गए। अगर आप अपनी लोन्स की बात करते हैं तो अमेरिका ने सिर्फ एक दफ़ा आपको लोन्स दिए थे पब्लिक वेलफेयर के लिए, अयूब साहब के टाइम दिए, तो उसी वक्त में आपकी कुछ थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद आपको मिलिट्री एड आई, और मिलिट्री एड वो मिलिट्री में रही, कहाँ गई, किस तरह, वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ना लगी थी, तो उसी के लिए तो इसमें ये समझना चाहिए कि इसी सिस्टम को, जो मैं इनका मलिक साहब का भी जवाब दे रहा हूँ कि वी डोंट नीड अ टेक्नोक्रेट सेटअप, ठीक है, वी नीड अ सिस्टम इन विच द ब्यूरोक्रेसी शुड बी अमेंडेड
टू वर्क फॉर द पीपल, नॉट फॉर देमसेल्फ वन। सेकेंडली इसको टेक्नोक्रेसी में ले आए कि जो मिनिस्टर्स बनाएं वो आप पार्लियामेंटेरियंस ना बनाएं, उनको कहें आपका काम है लेजिस्लेशन करना, आप लेजिस्लेशन करो, ठीक है जी। लेकिन पॉलिटिक्स में हमेशा ये होता है कि आपको कोई लेजिस्लेशन के लिए वोट नहीं देता, वो आपको गली और उसके लिए लोकल गवर्नमेंट के लिए देता है। फिर दूसरा पार्ट है कि जी व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो ये समझने की जरूरत है कि वो क्या रोल है। हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का सिवाय ब्लैकमेलिंग के कोई रोल नहीं है। जो मेजर गवर्नमेंट्स हैं वो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, तो इस वजह से लोकल गवर्नमेंट्स को देखा जाए कि हमने उसको कैसे एम्पावर करके सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट्स वहां लिया। तो इसी सिस्टम को मेरी सजेशन ये है टू द प्रेजेंट सेटअप के इसी सिस्टम के अंदर जो है वो टेक्नोक्रेट्स को लाएं, उनसे काम लें, अपना सिस्टम सीधा करें और देखें कि क्या प्रॉब्लम है। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मेरी FIR दर्ज नहीं होती, तो क्यों दर्ज नहीं होती? प्राइम मिनिस्टर कहता है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सरदार साहब मैं आप ही की बात को सेकंड करूंगा, और जाहिर है हमारे यहाँ पर ओनली प्रॉब्लम है कि किसी से जीते हुआ एक शख्स वो MNA बनता है, MNA बनकर उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है और उसको मिनिस्ट्री दे दी जाती है। होना ये चाहिए, द सोल्यूशन इज़ कि एक्सपर्ट बंदे को, किसी टेक्नोक्रेट को मिनिस्ट्रीज दी जाएं, और MNA जो अपने हल्के से जीते वो अपने हल्के के लिए काम करे, उसको कोई मिनिस्ट्री ना सौंपी जाए। दिस इज़ द सोल्यूशन टू दिस कंट्री, जो हमें सरदार साहब ने, हमारे पैनलिस्ट ने बताया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन आपका देखने का शुक्रिया। हम कल हाजिर होंगे दोबारा एक नई बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।